ওয়াকফ বোর্ডের সম্পত্তিকে মুসলমানদের স্বার্থে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে, প্রকৃত উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে, একই সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে হবে। বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন বেঙ্গল হেল্পিং হ্যান্ড ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা শেখ জুলফিকার আলী। শুধু তাই নয়, দেশের সচেতন নাগরিকদের কাছে তার অনুরোধ, জনদরদি কাজ এবং উন্নয়নের ভিত্তিতেই আপনারা ভোট দিন। তবে ভোটিং পদ্ধতিতেও বদল চাইছেন জুলফিকার। ইভিএম এর বদলে ব্যালটে ভোটের দাবি তুলছেন। তবে আদতে সমাজের অসহায় মানুষের পাশেই দাঁড়াতে হবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে। आ, देखिए अभी क्या है कि आपने जब ये मुद्दा उठाया है वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो हम मुस्लिमों के लिए जो है, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे जो माइनॉरिटी में दूसरे रिलीजन भी जो है, जैसे आपके क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, ठीक है ना। तो मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वो सबसे सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर में। अब क्या है कि इसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट में आता है क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो आप देखेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी उन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो उनके ट्रस्ट के अंदर में आते हैं, उनको सब उन्होंने क्या किया, स्कूल में कन्वर्ट किया है, कॉलेजेस में कन्वर्ट किया है, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया है। तो प्लस जो दूसरे समुदाय जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे आपके सिख समुदाय है, उनके गुरुद्वारा, उनके जो ट्रस्ट, उनके जो स्कूल्स कॉलेजेस, ठीक है ना। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जो माइनॉरिटी की जो बोर्ड है, जो सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल जो बॉडी है, जो स्टैब्लिश हुई थी 1964 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1954। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अगर 17 लाख अगर 17 करोड़ अगर मुसलमान अगर हमारे भारत देश में है, माने 17% अगर हमारे भारत देश में है मुस्लिम, तो हमारे जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है ये लगभग आपके 6 लाख एकड़ में आती है पूरे इंडिया में। प्लस जिसमें से 5 लाख प्रॉपर्टीज जो वक़्फ़ में है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो चुकी है, ठीक है ना। जिसके बारे में प्लानिंग चल रही है, हमारे जो वक़्फ़ बोर्ड है प्लानिंग चल रही है कि उसको कमर्शियल पर्पज़ में उसको किस तरह से हम लोग उसमें जैसे मॉल्स ले आ सके। तो मैं एक नागरिक के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सालाना 50 करोड़ से भी कम प्रॉफिट में है, ठीक है। अगर आप पूरे देश में, अगर इंडिया के अंदर में अगर आप वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे तो आज के डेट में 160 करोड़ से 163 करोड़ आमदनी है, जो कुछ भी नहीं है। अब क्या है कि यहाँ जो हमारे जो माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर है सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल, श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी जो है तो उसको हमें किस हिसाब से फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो मेरा हिसाब से मैं एज अ सोशल वर्कर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कोई कमर्शियल में नहीं जाए, आप स्कूल्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज एजुकेशन प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। आप सही से एक सिस्टम बनाइए, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। मैं अपने जो स्टेट के जो माइनॉरिटी के जो चेयरपर्सन है मोहम्मद अब्दुल घानी साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और जितने भी कोशिश करें कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हो, बिकॉज तालीम देना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों को। और कोशिश करिए कि आप इंस्टीट्यूट्स भी करिए, जैसे कि IPS IAS चार्टर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे लोगों को तालीम भी मिलेगी, दे विल गेट जॉब्स इन फ्यूचर। हमें जॉब्स क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। प्लस हम जो जो सेक्टर में जाएंगे, जैसा मेडिकल सेक्टर में भी हम जा सकते हैं, जो एक काफ़ी प्रॉफिटेबल एक बिजनेस भी है, जो हमारे जो वक़्फ़ को फ़ायदा भी पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो हमारे जो ट्रस्टीज़ है बोर्ड में, इन स्टेट इन सेंट्रल, प्लस जो चेयरपर्सन है, तो उनको मैं कहूँगा कि एजुकेशन के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए। और सेकेंड है हेल्थ केयर के ऊपर जोर दीजिए। कहीं देखिए शॉपिंग मॉल या कमर्शियल कुछ भी अगर आप बनाएंगे तो वो लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। लोगों को फ़ायदा क्या चाहिए? लोगों को चाहिए रोज़गार। तो लोगों के लिए अगर आप एजुकेशन में अगर आप
अपना जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर में, या आप मेडिकल फैसिलिटीज जो है उससे बेहतरीन करने के लिए अगर आप करते हैं, प्लस इंस्टीट्यूशन अगर आप करते हैं जहां से बच्चे को ट्रेनिंग भी मिले और बच्चे को जॉब भी मिल जाए, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ गुड पोजीशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी इन द कमिंग ईयर। बिकॉज क्या है कि देखिए, हम लोग सिर्फ बातें करते रह रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप सोचिए 6 लाख एकड़ पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड इज बिलोंगिंग टू द वकफ मुस्लिम। तो ये वकफ क्या होता है? ये डोनेट किया जाता है। जैसे कि आज पकड़ लो, मैं हूँ, मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी मेरा है या कोई एसेट है, मैं वकफ को डोनेट करता हूँ कि आप इसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप इसे यूज करिए। तो द थिंग इज दैट हमें एक चीज ही समझना चाहिए कि वकफ की जो प्रॉपर्टीज है, कहीं देखिए, अगर आप सही से अगर आप चलाएंगे तो आपको 12 से 15 हजार करोड़ रुपया सालाना प्रॉफिट आएगा। ये मैं नहीं, ये सच्चर कमेटी भी जो है उनने भी कहा 10% भी आप पकड़ेंगे जो हमारा एसेट है। तो आप आज के डेट में क्या है कि वेस्ट बंगाल जो हमारी जो स्टेट की जो वकफ है 50 करोड़ से लेके या उससे भी कम में हमारा प्रॉफिट है, प्लस पूरे देश में अगर आप लेंगे तो 163 करोड़ मैंने बताया आपको प्रॉफिट है। तो हमें अगर इससे प्रॉफिटेबल में लाना है तो हमें उस तरह की प्रोजेक्ट्स करना है जहां से बच्चों को भी फायदा हो, प्लस उनको ग्रोथ मिले। ठीक है ना? तो जो मैंने बताया एजुकेशन, हेल्थ, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बिकॉज देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी उनकी भी जितनी भी प्रॉपर्टीज है या दूसरे कम्युनिटीज आप देखिए, दे आर ऑल कन्वर्टेड टू स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड दे आर डूइंग बिजनेस। उनका बिजनेस भी हो रहा है, उनका ट्रस्ट भी चल रहा है एंड दे आर डूइंग मिरेकल। सिख कम्युनिटी देखिए, आज लोगों को हजारों हजार लोगों को लंगर भी खिलाता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो वकफ प्रॉपर्टीज जो खाली पड़े हुए हैं, प्लस कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज है जैसा गवर्नर हाउस। तो आप गवर्नर हाउस में अगर आप चला जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफी बड़ी एरिया में गवर्नर हाउस है। तो इसका जो पे रेंट है 27.25 पर एनम, 27.25 पर एनम। अभी बताइए तो प्रॉफिट कहां से आएगा? दूसरा बात है शॉवलेस का अगर आप देखेंगे 90,000 स्क्वायर फीट है। 5 साल पहले का बात मैं आपको बता रहा हूं, तो 90,000 स्क्वायर फीट जो जगह है उसका रेंट शॉवलेस जो देता था 22,000 रुपया। ठीक है ना, पर मंथ। आप सोचिए कलकत्ता में शॉवलेस वाला जो हमारा वकफ का जो जगह है 90,000 स्क्वायर फीट 22,000 में कभी होता है? इज इट पॉसिबल? तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो 5 साल के बाद जो उसको फिर क्या हुआ कि चेंज किया गया, आज 6 लाख रुपया 6.5 लाख रुपया रेंट आता है, फिर भी बहुत कम है। इसका मिनिमम रेंट आना चाहिए 25 से 30 लाख रुपया। ठीक है ना, जितना एरिया वो एक्वायर करके बैठा हुआ है। तो मेरा यही कहना है वकफ को, हमारे जो वेस्ट बंगाल वकफ बोर्ड है, हमारी जो सेंटर है, कि आप अपनी प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज है उससे सही यूटिलाइजेशन करिए ताकि आवाम को इससे बेनिफिट हो। आवाम को आपको देखना है कि उन्हें सही से एजुकेशन मिले। क्या एजुकेटेड अगर बच्चे सही से अगर एजुकेशन अगर मिलेंगे तभी वो दुनिया को फेस कर सकेंगे। क्या हमें कहा जाता है जो माइनॉरिटी में हम लोग आते हैं, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। ठीक है ना, विद द पॉपुलेशन ऑफ 18%, जो मैंने आपको बताया। फिर भी वी आर द बिलो पॉवर्टी। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा लैंड बैंक हमारे पास है, तो हम तो मिरेकल कर सकते हैं, तो हम करते क्यों नहीं है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? जब हमारा एक सेंट्रल वकफ बोर्ड दिल्ली में बनाया गया है, जब हमारा एक पूरा एक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, तो हम अपने बातें को क्यों नहीं रखते हैं? क्या कारण है कि हमारे जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब लॉसेज में चल रही है? हमें जितना पैसा उठाना चाहिए, क्या ये पैसा जो आएगा जो भी हमारे वकफ बोर्ड में, तो ये तो लोगों के काम में आएगा ना। दूसरी बात है, हमारी जो मस्जिद है, जो हमारे इमाम है, जो हमारे मौलवी जो हमारे इंचार्ज है, तो उनका जो तनख्वाह भी अगर आप देखेंगे आज के डेट में जो तनख्वाह उन्हें दिया जाता है उससे उनका तो सफिशिएंट नहीं है फैमिली चलाना। तो इसके कारण ये सब जो चीजें हैं आपको देखना है कि इमाम जो हमारे इमाम है, जो हमारे मौलवीज है, इन सब का जो तनख्वाह होता है, मुतल्लिक जो है, तो इन सब का जो तनख्वाह है इसको भी एक सही पोजीशन में आपको स्ट्रेटेजी बना के, जैसा उनको प्रोविडेंट फंड, ESI, बोनस, हर एक फैसिलिटी। और आपको पता है कि भाई आज के डेट में एक आदमी का संसार कितने रुपये में चलता है?
तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 1,000 रुपया आप दे दोगे या 2,000 रुपया दे दोगे, उससे किसका संसार चलेगा। तो जब एक इतना रिच वक्फ स्टेट हमारे पास में है, तो हम क्यों नहीं उसे डेवलप करते हैं, क्यों नहीं उसे इनकम में कन्वर्ट करते हैं। आज हमारे मस्जिद बहुत जगह में आप देखेंगे इंडिया के अंदर में हमारे मस्जिद अंडर डेवलप्ड है, मतलब दे आर नॉट डेवलप्ड वेल, तो उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। अब हमें बताइए ना, कौन से कम्युनिटी, चाहे वो जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, सिख कम्युनिटी, उनका कोई भी गुरुद्वारा अंडर डेवलप नहीं है। क्रिश्चियन का आप देखिए कोई भी प्रॉपर्टी अंडर डेवलपमेंट नहीं है, आपके हर एक चर्च इज वेल मेंटेन, स्कूल कॉलेजेस। तो हम लोगों में ऐसे क्यों है। तो ये जो चीज है आवाम को भी समझना पड़ेगा, प्लस आपको भी, आवाम को भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए आपके पास में हर हक दिया गया है। आज अगर आप सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जो वेबसाइट है, अगर आप उसमें जाएंगे तो उसमें क्लियर एक आरटीआई का ऑप्शन दिया गया है कि आपको अगर कुछ पता करना है कि आपका जो स्टेट है उसमें कितना रुपया आता है, क्या है, नहीं है, आप आरटीआई फाइल करके भी पता कर सकते हैं। लोगों को तो ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। हर वक्त आप अगर बिजी रहेंगे तो आपको यह भी देखना है कि हमारा ये जो कम्युनिटी है आज बिलो पॉवर्टी में क्यों चल रहा है, क्या कारण है। हम दुनिया में 54 कंट्रीज है पूरे दुनिया में, तो 54 कंट्रीज में अगर आप देखेंगे लोग दुबई जाते हैं, ओमान जाते हैं, मैक्सिमम आप देखिए इंडिया से या अदर कंट्री से लोग जाके वहां जॉब कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी। तो आज इंडिया में हम लोग ऐसे क्यों हैं। तो इंडिया में हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे वक्फ स्टेट में इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया। तो इसे अगर हम सही से अगर इस्तेमाल करते हैं कम्युनिटी के लिए, तो ये कम्युनिटी बिलो पॉवर्टी लाइन कभी नहीं रहेगा। तो ये इनिशिएटिव किसे लेना है, ये इनिशिएटिव लेना है जो हमारे बोर्ड है, ठीक है ना, सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, तो इनको मिलके इसका एक सोल्यूशन निकालना है। और जो प्रॉपर्टी जो पड़े हुए हैं जिसपे हमारा कोई जो जितना रेंट इनकम आना चाहिए जो नहीं आ रहा है, अब इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लीजिए और उसे एक प्रॉफिटेबल स्टेटस में लेके आइए। यही मैं बोलना चाहता हूँ। और जो एक जो मुद्दा सामने आ रहा है, विधानसभा इलेक्शन है अगली साल में, तो इंडियन जो पीपल है उसको देश की पॉलिटिशियंस के बारे में और जो राजनीति चल रहा है उसके बारे में आपको क्या संदेश रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे आप। देखिए अब जो कमिंग जो विधानसभा का जो इलेक्शन माने आने वाला है, लगभग 5-6 महीना बाकी है अभी, तो मैं यही कहना चाहूँगा देश के लोगों से कि प्लस जो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना है जहां लोग मन से आके वोट करें, ना ही आप किसी को परेशान करेंगे, ना ही आप, बिकॉज देखिए आप अगर आपको बूट लूटना है या आपको कोई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना है, तब तो वोट करके कोई तो फायदा नहीं हुआ ना। वोटिंग राइट हर एक नागरिक को दिया जाता है, सही से वोट करें, लेट द पब्लिक डिसाइड वो किसे चाहते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी सिंस कोरोना के वजह से बहुत सारे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है, हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन रहने को कहा गया है। तो आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप यू आर रनिंग द कंट्री, आप पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में। तो आप लोग को देखना होगा कि आप सेफ्टी गाइडलाइंस को मेंटेन करके, ठीक है ना, आप चाहे रैली करें या जो भी करें, प्लस बिना कोई इश्यूज के, बिना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ठीक है ना, एक अच्छा माहौल तैयार करिए कि लोग खुशी से आए वोट करने के लिए। कई वोट क्या होता है कि अब देखिए जो यंगस्टर होते हैं, जब वो 18 साल का होता है, उसके मन में एक खुशी आती है कि मैं एक वोटर हो गया हूँ। पर वो जब जाता है, ये देखता है कि भाई यहाँ पर एक्टिविटीज जो हो रही है, जहाँ पर हिंसा हो रही है, जहाँ पर वोट लूटा जा रहा है, तो ये सब देख के क्या होता है कि इंसान का जो एक एनर्जी लेवल होता है, मन करता है कि हाँ हम जाके वोट करेंगे, वो भी खत्म हो जाता है। तो लेट द पीपल बी सेफ, ठीक है ना। एंड एक पॉलिटिकल जो पार्टीज है, मैं उनको यही निवेदन करूंगा, एक ऐसा माहौल बनाइए जो हर इंसान खुशी से आके वोट करे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारी जनता है, आप जब वोट करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर एंटिटी को देख के वोट मत किया करिए।
आप जब वोट करते हैं, आप तो 5 साल से फॉलो कर रहे हैं ना, कौन सा पार्टी क्या है नहीं है, किस तरह से काम कर रहा है। तो आप जिस कैंडिडेट को जब वोट करेंगे तो उस कैंडिडेट को आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो आने वाले दिन में अगर हम उसे वोट करते हैं तो वो क्या कैंडिडेट मेरे साथ में खड़ा रहेगा, आम जनता के साथ खड़ा रहेगा, हम क्या उन तक पहुंच सकेंगे। तो ये चीज जो है वोटिंग में आपको बहुत समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा कैंडिडेट आप वोट कर रहे हो, बिकॉज जो कैंडिडेट को आपको वोट करना है वो कैंडिडेट आपके लिए, जनता के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, और एक विशिष्ट नागरिक होने के दौरान आपको एक सवाल है आपके पास, कैसी भारत आप देखना चाहते हैं आने वाले समय में? भारत का एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए विश्व के दरबार में? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं हमारे जो यंग जेनरेशन है, हमारे जो जनता है, कि मेरा हमेशा से एक ही इच्छा रहा है दिल से कि देश का सेवा करूं। आज मैं बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का फाउंडर भी हूं, सेक्रेटरी भी हूं। आज मैं जो काम कर रहा हूं तो ये मैं देश के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जहां कोई जातिवादी ना हो, जहां राम भी रहे, जहां रहीम भी रहे, हम मिल के रहे। ये भारत तभी मजबूत बनेगा जब हम मिल के रहेंगे, क्योंकि ये जो जातिवादी है ये अंग्रेजों ने लगा के गया था। उनको समझ में आ गया था कि ये भारत में हम जीत नहीं सकते हैं। तो जब वो समझ में उनको आ गया कि भारत से हम जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये एक जहर लगा के गया। बिकॉज उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर तो इतने सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है ना, तो इतने सारे लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट है। तो उन्होंने देखा कि लास्ट में मेरे हाथ में कुछ है नहीं करने का, तो ये जो जहर लगा के गया। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे पॉलिटिकल पार्टियों से भी, प्लस जो जनता है, आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आपको पावरफुल एक देश बनना है तो सबसे पहले हमें एक होना बहुत, हम चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या चाहे हिंदू हो, कोई भी मजहब का हो, हमें एक ताकत का ही, देखिए भारत सबसे बना है। पहला जो फ्रीडम फाइटर था मुस्लिम में, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, आप सभी जानते हैं, उन्होंने भी देश के लिए कुर्बानी दिया है। उसके बाद आज हम जो आंखें दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को, जिन्हें हम कहते हैं हमारे मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी मुस्लिम है, ठीक है। तो मुस्लिम भी पूरे देश के लिए, हम माइनॉरिटी में आते हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी हमारी है, तो हम लोग भी देश के लिए उतने इंपॉर्टेंट है। एक हिंदू भी देश के लिए उतना इंपॉर्टेंट है, एक क्रिश्चियन भी देश के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। और जब देश में जब कोई भी मुसीबत अगर आती है तो हम सभी उतर पड़ते हैं। आज देखिए कोरोना जैसा जो मुसीबत जो आई थी, जो आई है देश में, तो यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक मुसलमान भी एक हिंदू को अपना प्लाज्मा दे रहा है, एक हिंदू भी मुसलमान को प्लाज्मा दे रहा है, जरूरत पर अपना खून भी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप खून को अगर आप मिला के देखोगे तो आप जिंदगी में पकड़ भी नहीं सकोगे कि वो किसका खून दिया हुआ है। आप जब कोई ब्लड बैंक में जाते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कोई मुसलमान का है, कि कोई हिंदू का है, या कोई क्रिश्चियन का है, नहीं पकड़ सकते हो। तो हम इंसान हैं। तो भारत एक ताकतवर देश, ठीक है ना, आने वाला सदी में तभी बन सकता है जब हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कम्युनलिज्म वाली जो बातें हैं, प्लस हमारी जो मीडिया है, टीआरपी के लिए जो जिस तरह की बातें करते हैं टेलीविजन में, इसे इमीडिएट रुकना बहुत जरूरी है। और हमें एक बन के चलना है। बिकॉज देखिए, हम माइनॉरिटी में सेकेंड लार्जेस्ट है मुस्लिम्स, तो ऑलवेज आप देखिए हमें हमारा ऊपर टारगेट किया जाता है, सेकेंड टारगेट हो रहा है क्रिश्चियंस के ऊपर में। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? फिर दलितों के ऊपर में भी टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति एक ऐसा करिए, लेट द पीपल डिसाइड कि किसे वोट में जिता के लाना है। अगर आपका काम अच्छा है तो आप आएंगे, अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो आपको लोग वोट नहीं करेंगे, आपका 5 साल का सरकार रहेगा। बस आपको यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश में
जो माने हर एक यंगस्टर के अंदर में एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा कि देश के लिए कुछ करना है। तो ये देश तभी सुपर पावर बनेगा जब हम ये सब मुद्दों से अपने ध्यान को हटा के हम आगे बढ़ने में सोचे। और जो इलेक्शन की बात आ रहा है इसमें अभी इंडिया में यूज होता है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपकी क्या राय है ये, अगर ये बैलट पे जाए, अगर बैलट सिस्टम आ जाए पुरातन समय के तरह, तो इसमें क्या स्वच्छता जारी रहेगा? देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारा जो वोटिंग सिस्टम था हमारे देश में, ये बाहर में भी था, बैलेट में ही काम होता था। अब क्या हुआ कि बाहर में आप देखेंगे जो भी यूरोपियन कंट्रीज में है, बैलेट सिस्टम बंद कर दिया था, इंडिया में भी बंद हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया। अब क्या हुआ कि बैलेट को बंद करके देन दे हैव कम टू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बट अब उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी प्रॉब्लम है, प्लस इंडिया में भी कुछ इश्यूज आए हैं। तो अगर बैलेट के सिस्टम से अगर वोटिंग होता है तो इट इज़ नॉट अ बैड डिसीजन, बट ये जो इलेक्शन कमीशन है ये उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि देश सबका जो डिसीजन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बिकॉज एक पॉलिटिकल पार्टी का तो सुन के आप कोई डिसीजन लेंगे नहीं, तो सबके साथ बैठना पड़ेगा, बैठ के इसका जो बेस्ट सोल्यूशन जो है आइदर बैलेट में आई है या आइदर आपका जो मशीन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। तो ये डिसीजन सब पार्टियों को लेके बैठ के इसको डिसीजन करके, बिकॉज हम एज अ जनता हम चाहते हैं कि एक सच्चा वोटिंग सिस्टम, बिकॉज हम आते हैं, एक खुशी रहती है कि एक चेंज चाहिए देश में, मगर अगर गलत होता है, आप समझिए मेरी बात, अगर गलत होता है तो इसमें क्या होता है कि एक सपना होता है ना देश का, वो सपना टूट जाता है, वो सपना पीछे चला जाता है। तो हमें आगे देखना है और जो भी बेटर हो ये इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना चाहिए। प्लस आई वुड रिक्वेस्ट जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप इमीडिएट सब एक होइए, एक हो के जिसका बहुमत ज़्यादा है उसका जो फैसला होगा उसे लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। बहुत सारे दिन से बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट काम कर रहा है, बच्चों की एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पे क्विज कंपटीशन, सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन एंड मेनी अदर्स इवेंट्स। तो आपको क्या मानना है, देश के जो विशेष नागरिक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को सामने आना चाहिए और फ्रंट में आके काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके फ्यूचर्स के लिए? देखिए मैं अभी आपको ये कहना चाहता हूँ कि बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तो मैं सिंस इसका सेक्रेटरी भी हूँ, फाउंडर भी हूँ, तो इसे जो हमने स्टार्ट किया था 3.5 साल आपका होने को है, तो हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट्स एजुकेशन से लेके फूड, ब्लैंकेट्स, इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए हमने क्विज कॉम्पिटिशन्स, सिट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन, तो इस तरह का हम लोग रेगुलर हर साल हम लोग करते रहते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है ना, या क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अभी क्या है कि जो भी यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी सारे NGOs है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है ये है भूख, ठीक है। आप देखिए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल अगर है तो सिख समुदाय, उनके वहाँ अगर आप जाएंगे आपको लंच भी मिलेगा, आपको डिनर भी मिलेगा, ठीक है। प्लस कोई भी इस तरह का कोई भी अकाल अगर देश में आता है, देखिए सबसे पहले वो सिख समुदाय चला जाते हैं। तो ये क्यों, माने ये जो कर पाते हैं तो इसके पीछे क्या कि एक सपोर्ट सिस्टम है, राइट। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सभी जो लोग NGO करके बैठे हुए हैं, बच्चों को एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल खोलना है। अगर आपके पास में एक छोटी सी भी जगह हो, 500 स्क्वायर फीट का, 400 स्क्वायर फीट, जो आपको लगता है कि भाई मेरे इस जगह को यूज नहीं है, ठीक है, आप गरीब बच्चों को वहां एडुकेट कराइए। ना ही कि उनको कैरम बोर्ड दे दीजिए, ना ही कि उनको कोई पूल का बोर्ड दे दीजिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जरूरत पड़े जो एरिया है, जो वार्ड है, आपको लगता है कि वहां चलिए भाई किसी बंदे का 400 स्क्वायर फीट जगह खाली पड़ा हुआ है, आप 3 कंप्यूटर बैठा दीजिए,
इससे क्या हुआ, बच्चे नॉलेजेबल होंगे। सारा दिन वो कैरम खेलेंगे, सारा दिन वो पूल खेलेंगे, तो इससे बेहतर है कि एडुकेट करिए। प्लस मैं प्रत्येक वार्ड, ठीक है, 144 वार्ड हमारा है वेस्ट बंगाल में, प्लस हमारा जो पंचायत है, जो गांव देहात जितने भी है, हर एक पंचायत, हर एक वार्ड का जो काउंसलर है, आप लोग क्या करिए कि अपने अपने जो एरिया है उसमें आप एक ऐसा जगह खोज के निकालिए जहां आप लोगों को फ्री खाना, ठीक है ना, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, वो आप प्रोवाइड कर सके। प्लस जो वार्ड के लोग भी है उनको भी कंट्रीब्यूट करना पड़े तो वो करेंगे। आपको कोई पैसा देने के लिए नहीं कह रहा है। ये क्या है कि प्रत्येक जो एरिया है, जो वार्ड है, ईच एंड एवरी पीपल शुड ज्वाइन। एंड ये जो लंगर वाला जो सिस्टम है, खाना खिलाने वाला, इसे अगर आप चालू करते हैं हर एक वार्ड में, आप देखिए कोई भूखा नहीं रहेगा। तो इसमें कोई आपका मिनिमम, अगर आप एक बस्ता चावल भी देते हैं तो आज के डेट में पकड़ लीजिए, जैसा मैं चावल एज ए एनजीओ, मैं चावल उठाता हूँ आपका एफसीआई से, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दिया है कि जो भी एनजीओ है, ठीक है, वो 22 रुपया करके उनको चावल मिलेगा। तो मार्केट में शायद 22 रुपये में कहीं चावल मिलेगा नहीं आपको, मिनिमम 28 रुपये थी। तो आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी चावल उठा सकते हैं। प्लस जो आपके होलसेल बाजार है, मार्केट है, वहां से भी आप चावल उठा सकते हैं। आलू सब, जरूरी नहीं है कि हमें भैया कोई बहुत शानदार खाना खिलाना है, हम सादा चावल, दाल, सब्जी, ठीक है ना। तो एक लंगर के हिसाब से एरिया के जो बच्चे हैं उनको एज अ वॉलंटियर उनको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एक ऐसा जगह हर एक एरिया में निकाला जाए जहां लोगों को हम खिला सके, तो इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। किसी का भूख मिटाना, इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सब मिल के एक नेक काम को आगे बढ़ाइए। और सामने ही आने वाला है जो आपका कुर्बानी ईद आने वाला है, तो आप बंगाल के लोगों के लिए आपकी क्या वार्ता रहेगा इसके हिसाब से? देखिए, कुर्बानी जो हमारी आ रही है ये कमिंग आपका 1 तारीख को, तो मैं बंगाल के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद में देना चाहता हूँ। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये जो बकरीद है, ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।